हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई तो शानदार चल ही रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हैं 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री और यहां आपके सारे डाउट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो आज की हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में आपको ब्रीफिंग दे दें। हम पढ़ने वाले हैं आज बिंदु आवेश। क्या पढ़ने वाले हैं? बिंदु आवेश की। बिंदु आवेश होता क्या है? अक्सर आपकी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर में बिंदु आवेश की साधारण परिभाषा पूछ ली जाती है। फिर हम पढ़ने वाले हैं एकांक आवेश कि एकांक आवेश या यूनिट चार्ज क्या होता है। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा जो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो बच्चों, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिंदु आवेश की बिंदु आवेश आखिर होता क्या है। बिंदु आवेश आखिर चीज क्या है? बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश नाम से समझ। बिंदु बिंदु मतलब छोटी सी चीज, बिंदु मतलब छोटी सी चीज। अब देखो, जैसे आपने देखी होगी आपकी बाइक या आपने देखी होगी कार। तो बाइक या कार का आकार कितना, इतना छोटा तो नहीं होता, थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी और वो जो जितनी दूरी तय करते हैं उसके सापेक्ष में तो उनका आकार छोटा ही है ना भैया। वो होती है कुछ मीटर की और जाती हैं हजारों लाखों किलोमीटर दूर। जाती हैं कि नहीं जाती? तो भाई उनका आकार उनके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में कैसा होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है। छोटा मतलब बिंदु के समान होता है। तो वो भी गति में कैसी हो गई? एक बिंदु आवेश। क्या हो गई? बिंदु आवेश हो गई, नहीं हो गई? ऐसे ही आवेश होता है। कोई यदि ऐसा आवेश हो जिसका आकार बहुत छोटा हो लेकिन वो बहुत दूर तक चला गया हो, बहुत दूर तक चलता हो, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? ऐसे आवेश को ही हम बिंदु आवेश कहते हैं। यहाँ इसके सामने, यहाँ आपको सामने परिभाषा दिख रही होगी कि जब आवेश का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश कैसा आवेश है? बिंदु के समान छोटा सा। छोटा मतलब किसके रिस्पेक्ट में छोटा? उसके द्वारा तय की गई दूरी के रिस्पेक्ट में छोटा। चला बहुत ज्यादा है लेकिन उसका आकार बहुत छोटा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बिंदु आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश बोलते हैं। देखते हैं एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। नाम से समझ में आ रहा? एकांक। एकांक मतलब एक, और चार्ज आवेश मतलब तो भाई आवेश होता ही है, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश। तो हमें क्या देखना है? एकांक आवेश। एकांक आवेश हम निकालेंगे किससे? एकांक आवेश हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो कितना होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है भैया, ये तो सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये तो हमें रट गया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब K के मान क्या क्या होते हैं? एक तो K का मान हमने पढ़ा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो हमने K का मान क्या पढ़ा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक और हमने K का मान पढ़ा, एक और मान क्या पढ़ा? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब यदि यहां आपको K की यूनिट लिखनी है भाई, ये तो याद होनी चाहिए। ये क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। आई कहां से? K यहां है ना, R यहां जाएगा, R यहां जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर Q1 और Q2। अब फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। R मतलब दूरी की हो गई मीटर स्क्वायर, और एक आवेश दो आवेश कूलम स्क्वायर। और K की विपरीत होती है एप्सिलॉन नॉट की, न्यूटन स्क्वायर अपॉन में, सॉरी कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे लिए K का मान क्या हो गया? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब समझना, यदि दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश है कौन सा? Q1, और एक कौन सा है? Q2। यदि दो बिंदु आवेश हैं जो कि परिमाण में कैसे हो? समान हो। यदि दो बिंदु आवेश परिमाण में समान हो तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? Q1 बराबर हो जाएगा Q2। कितना हो जाएगा? Q2। और यदि वो एक दूसरे
दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो 1 मीटर, तो r बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर। समझ रहे हो ना। यदि दो समान परिमाण मतलब यदि ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम, यदि ये 6 कूलाम है तो ये भी 6 कूलाम। तो हमने लिखा कि यदि दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण मतलब Q1 बराबर किसके हो जाएगा Q2 के, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, R की वैल्यू कितनी हो 1 मीटर, और इसके मध्य लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो यदि कितना लगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, कितना लगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। तो यहां हम यदि देखें कि कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब बल हमें कितना लगाना है 9 इंटू में 10 टू दी पावर 9, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब देखो Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। किसके बराबर हैं, Q, हम यहां सिर्फ Q लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख देंगे Q का स्क्वायर। क्या लिख देंगे Q का स्क्वायर। और R कितना है, R 1 है, तो 1 का वर्ग ही क्या होता है भैया, 1 का वर्ग 1 ही होता है। यहां पर क्या 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और Q स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1, तो Q का मान कितना आ जाएगा धन 1। और यही क्या है, यही है भैया हमारा क्या, एकांक आवेश। यही हमारा क्या है, एकांक आवेश। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं यार। यहां यदि दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जिनका परिमाण कैसा है, समान, परिमाण कैसा है, समान है, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं 1 मीटर, कितनी दूरी पर हैं 1 मीटर, और एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। तो फिर हमें जो आवेश मिलेगा वो कौन सा होगा, एकांक आवेश। ये देखो अब हम क्या करते हैं, यदि आपने ये समझ लिया हो तो अब हम इसके अनुसार ही इसकी क्या लिखें, परिभाषा लिखें। क्या तो हमने देख लिया, हमने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया कि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो 1 मीटर, और लगने वाला बल कितना हो 9 की घात न्यूटन। तो परिणामी आवेश क्या होगा, परिणामी आवेश ही हमारा एकांक आवेश होगा। अब इसको हम एग्जाम में कैसे लिखें, एग्जाम में कैसे लिखना भैया, इसको समझ तो सर बहुत अच्छे से लिया, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना, एग्जाम में ऐसे लिखना, कैसे लिखना, यदि समान परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्या 9 इंटू 10 टू दी पावर न्यूटन, तो परिणामी जो आवेश होगा उसे एकांक आवेश कहते हैं। ऐसे हमें लिखना है। यदि 1 नंबर में आए तो आपको सिर्फ क्या लिखना, परिभाषा, सिर्फ क्या लिखना, परिभाषा। 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं तो आपको परिभाषा के साथ हमें समझाना भी है कि कैसे कैसे बल लग रहा, कैसे परिमाण समान है, कैसे दूरी 1 मीटर है, कैसे बल लग रही है, हमें समझाना, हमें ड्राइव करके बताना। 1 नंबर में आए तो कुछ नहीं करना, सीधा छाप देना। क्या छापना है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हों और उनके मध्य लगने 1 मीटर की दूरी पर हों और उनके मध्य लगने वाला बल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, तो परिणामी जो आवेश होगा वो एकांक आवेश कहलाएगा। और यदि 2 या 3 नंबर में पूछे तो भैया इसको हमें क्या करना, ड्राइव भी करना। क्लियर है आपको, ये समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। यदि आ गया हो तो भैया एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि सर हमें समझ में आ गया। यदि नहीं आया है तो आप डाउट लिखो, टाइम स्टैम्प पे लगाओ, डाउट लगाओ, एक लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ आप क्या करो, शेयर। क्लियर। और हम पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या पढ़ते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम है परावैद्युतांक। क्या नाम है, परावैद्युतांक। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि ये आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता क्या है। तो मान के चलो यहां पर एक मैंने Q1 आवेश लिया और इससे R दूरी पर मैंने कौन सा आवेश लिया, इससे R दूरी पर मैंने एक आवेश लिया Q2। ठीक है ना, क्या किया है मैंने यहां पर Q1 और Q2 दो आवेश लिए।
क्या किया मैंने यहां पर Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है। कौन से आवेश हैं? दो बिंदु आवेश। कौन से आवेश? बिंदु आवेश, जो कि कहां रखे हैं? जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या है? Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो कहां रखे हैं? एक दूसरे r दूरी पर रखे हैं। तब कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा? तब कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा? उन दोनों के मध्य वायु या फिर निर्वात में, कहां पर? वायु या निर्वात में लगने वाला बल। तब उन दोनों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल F, जिसे हम क्या बोल देंगे? F निर्वात। क्या होगा? जल्दी से बताओ। कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। कूलाम के नियम के अनुसार ये तो आप जानते हो ना कि दो बिंदु आवेश यदि एक दूसरे पर से r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F निर्वात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 में। यहां तक क्या आपको समझ में आया? यहां तक तो हमने कोई मेहनत की नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि दोनों आवेशों के मध्य, यदि देखो अब हमने अभी तक इनको कहां रखा था? अभी तक वायु या निर्वात में रखा था। अब यदि हम इन दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम रखते हैं, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। अब हमने क्या कर दिया? इन Q1 Q2 आवेश को किसी भी माध्यम में रख दिया। किसी भी माध्यम में कुछ हो सकता है, वो जल हो सकता है, वो लोहा हो सकता है, आयरन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम। ठीक है, तो इन दो जो बिंदु आवेश हैं, इन दो बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में, माध्यम में लगने वाला बल। कहां पर? माध्यम में लगने वाला बल। इन दो बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा? जल्दी से बताओ। जिसे हम ये भी कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? F माध्यम। क्या हो जाएगा? F माध्यम बराबर क्या आ जाएगा? अब देखो 1/4πε0 की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। ठीक है ना? जहां एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है वायु या जल्दी से बताओ, इसको अपन समझ चुके हैं अभी, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन। अब यहां माध्यम में रखा है तो क्या आ जाएगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में r²। 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में r²। यदि हम देखें एप्सिलॉन क्या है तो ये होगी भैया माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होगा ये होगी माध्यम की विद्युतशीलता। मतलब कि भाई यहां पर क्या होगा? जब इनको माध्यम में रखा होगा तब एक आवेश दूसरे आवेश तक पहुंचने के लिए उसकी गति कुछ और होगी
और यदि ये वायु या निर्वात में है तब इनके चलने की एक आवेश से दूसरे आवेश पर लगने वाला बल और उनके बीच की गति कुछ और होगी। भाई यदि आप नॉर्मल वायु में चलो तो आपके चलने की गति कुछ और होती है, आप पानी में चलो तो आपके चलने की गति कुछ और होती है। ऐसे ही हम किसको समझ सकते हैं, विद्युतशीलता को समझ सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ समीकरण 1 और यहाँ समीकरण नंबर 2, जो वायु या निर्वात में दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और यदि हम इनको किसी माध्यम के बीच रख दे तो इनके मध्य लगने वाला बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी को थोड़ी सी भी परेशानी है? यदि परेशानी उन्हीं को होगी जिन्होंने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा होगा। कूलाम का नियम नहीं पढ़ा है तो अपने ही चैनल पर कूलाम के नियम को मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया है, एक बार जाके वो वीडियो देख लेना। कूलाम का नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। जैसे ही हमने ऐसा किया तो समीकरण 1 बल था किसका, वायु या निर्वात का। बल किसमें था, वायु या निर्वात में। किसमें था, वायु या निर्वात में। और समीकरण नंबर 2 क्या है, बल। समीकरण नंबर 2 बल है किसमें, माध्यम में। किसमें है, माध्यम में। समीकरण 1 में बल किसमें है, निर्वात में। 2 में किसमें है, माध्यम में। 1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। क्या है, Q1 Q2 अपॉन R²। और समीकरण 2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। क्या यही, बिल्कुल। अब क्या हुआ, Q1 Q2 R² पूरे गए, 4 पाई से 4 पाई गया। अब ये देखो, ये बटे में, ये बटे के बटे में, तो एप्सिलॉन कहां जाएगा, ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा, नीचे। समझ में आया नहीं आया? ये देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और उसके अपॉन में, उसके बटे में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन कहां आ जाएगा, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा, नीचे। कहां जाएगा, नीचे। क्लियर है? यदि यहां नहीं दिख रहा हो तो अपन यहां इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यदि देखें कि F निर्वात बटे में F माध्यम। F निर्वात क्या है भैया, दो बिंदु आवेश जब निर्वात में लगे हो तो उनके मध्य लगने वाला बल। और F माध्यम क्या है, दो बिंदु आवेश जब माध्यम में रखे हो तब उनके मध्य लगने वाला बल। कितना आ गया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ही क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर। अच्छा, यदि हम आपसे बोले कि सर कि भैया इसको परिभाषित करो, आप हमसे बोलो सर आपने यहां सूत्र तो लिख दिया लेकिन इसको परिभाषित तो करो, तो चलिए अगली स्लाइड में हम इसकी इसी सूत्र से क्या निकालते हैं, परिभाषा निकालते हैं। F माध्यम बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, एप्सिलॉन आर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आया समझ में? अब चलो भैया हम यहां से पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या होगी, अब देखो, F निर्वात क्या है, F निर्वात क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, कहां, वायु या निर्वात में। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल क्या है, F निर्वात। और F माध्यम क्या है, उन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर रखे होने पर किसी माध्यम में लगने वाला बल। समझ में आया? क्या है भैया, F निर्वात क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में, कहां,
वायु या निर्वात में लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या है? F निर्वात। और दूसरी चीज क्या है? F माध्यम। F माध्यम क्या है? उन्हीं आवेशों के, उन्हीं आवेशों पर उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में, किसी माध्यम के कारण लगने वाला बल। देखो भैया, F निर्वात क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों को मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल। और F माध्यम क्या है? उन्हीं बिंदु आवेशों पर उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम के कारण लगने वाला बल, किसी माध्यम की उपस्थिति के कारण आपस में लगने वाला बल के अनुपात को, के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी का एक और नाम क्या है? परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल, और तथा, यहां क्या लगाएंगे? तथा उन्हीं आवेशों पर और उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम के कारण लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। यहां से लिख सकते हैं ना, F निर्वात बटे में F माध्यम को ही हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता, यहां तक आपको ये परिभाषा समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की सर हमें बिल्कुल से परिभाषा समझ में आ गई है। तो हम इसके कुछ पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। कौन से पॉइंट है भैया? सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि देखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान हमेशा एक से अधिक होता है। कि कोई भी वस्तु हो दुनिया में, हर वस्तु का के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? एक से अधिक होता है। क्योंकि एक किसका मान होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता में? एक मान होता है वायु का। वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? एक होती है। इसीलिए हर वस्तु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होगी वो एक से अधिक होगी। कितनी होगी? एक से अधिक। और आपेक्षिक विद्युतशीलता कैसी राशि है? आपेक्षिक विद्युतशीलता एक मात्रहीन राशि। क्यों है भाई मात्रहीन? क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर भी बल आ रहा और नीचे भी बल आ रहा। तो क्या यहां पर इसके लिए इसका कोई माध्यम होगा? भाई बल का माध्यम न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और यहां भी बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। तो ये कैसी राशि है? ये एक कैसी राशि है? जल्दी से बोलो। जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसी को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि। यदि हम देखें कि वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, तो वायु या फिर निर्वात बोले, वायु बोले या निर्वात बोले, तो वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? अभी बताया कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और कोई भी वस्तु हो दुनिया में, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु का, कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु का परावैद्युतांक, प्रत्येक वस्तु का परावैद्युतांक कितना होता है? एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है। एक से कम किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक नहीं होता। यदि हम बात करें किसकी? धातुओं की। किसकी बात कर रहे हैं? धातुओं की। तो धातुओं का जो परावैद्युतांक है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कैसा होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है भैया। और ये जो पॉइंट है ना,
ये जो पॉइंट है इस पर आप जितने चाहे उतने स्टार लगा सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है कि धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। ये परावैद्युतांक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 1 लाइनर फैक्ट थे, जो जब बोर्ड जो है वो 1 नंबर में इनको पूछ लेता है। तो उम्मीद है आपको परावैद्युतांक बिल्कुल समझ में आ गया होगा।